नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चैलशा एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। हम यहाँ पे देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है और उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे लास्ट कॉलम नंबर, सेल एड्रेस क्या होता है, टोटल कितनी रो होती है, कितने कॉलम होते हैं, और भी बहुत कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम केवल वही बातें देखेंगे, इसके अलावा हम एक्स्ट्रा बातें नहीं करते, इतना आपको अभी तक पता चल गया होगा। और इसके अलावा हम देखेंगे कि फॉर्मूला जो होते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा फॉर्मूला औसत निकालता है, कौन सा फॉर्मूला मिड वैल्यू निकालेगा, ये सब भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या फिर एक्सेल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, लेकिन कल हमने जो डिस्कस किया था वर्ड, वो कैसा प्रोग्राम था? वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किस टाइप के सॉफ्टवेयर है ये, तो ये क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और ये हमारे डेटा को टेब्यूलर फॉर्मेट, मतलब कि टेबल की फॉर्म में हमारे डेटा को स्टोर करता है। हम क्या क्या कर सकते हैं? हम ओपन कर सकते हैं, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट, शेयर, प्रिंट, और भी बहुत कुछ हम एक एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। और ये किसका एक भाग है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूइट का एक भाग है। मतलब कि जब आप इंस्टॉल करते हो तो उस एमएस ऑफिस के अंदर ही आपको ये सब मिलता है। एक्सटेंशन क्या है? .xls इसकी एक्सटेंशन है। 2007 से ऊपर के जितने भी वर्जन है उन सब की एक्सटेंशन यही होती है। लास्ट में एक एक्स ऐड कर दिया गया, और उससे पहले क्या होती थी? .xls होती थी। वर्ड की क्या होती थी? .doc। अब बाद में उसके लास्ट में भी एक एक्स ऐड हो गया है, तो 2007 से लेके ऊपर तक के वर्जन में क्या ऐड हो जाता है? एक एक्स ऐड हो जाता है। ठीक है, XLS। इतने इसकी हमें पता चल गई क्या है इसकी एक्सटेंशन। अब देखिए यहाँ पे जब आप एक्सेल को ओपन करते हो तो आपके सामने ये एक स्क्रीन दिखाई देती है। जब हम वर्ड के बारे में देख रहे थे तो हमने उसमें भी देखा था कि वर्ड की जो स्क्रीन आती है उसको हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो मैंने इस स्क्रीन एक्सेल की विंडो में और वर्ड की विंडो में जो कॉमन चीजें हैं वो यहाँ पे दोबारा से रिवाइज नहीं करवाई है, जैसे कि टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, टैब बार, रिबन। लेकिन जो एक्स्ट्रा है उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि नेम बॉक्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेम बॉक्स क्या करता है। तो नेम बॉक्स जो है वो हमारी सेल के एड्रेस को दिखाता है। किसको दिखाता है? सेल के एड्रेस को दिखाता है। या फिर हम इसके अंदर किसी भी सेल का नाम डाल दे तो उसको भी हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब ये सेल के एड्रेस को, जैसे कि इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है A6, तो A6 क्या है? मेरी जो अभी करंटली जो मेरी सेल के ऊपर मेरा कर्सर है, माउस क्लिक किया हुआ है मैंने, उस सेल का नाम आपको वहां पे दिखाई दे रहा होगा। तो नेम बॉक्स क्या करता है? नेम बॉक्स हमें सेल के एड्रेस को दिखाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये काफी बार पूछा गया है। अब आगे बात कर लेते हैं फॉर्मूला बार। और अगर आपको कोई सेल ढूंढनी है, जैसे कि आपको D9 ढूंढनी है, तो उसका भी आप उसमें सीधा नाम लिख दीजिए और एंटर जैसे ही प्रेस करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली उसी सेल के ऊपर चले जाओगे जिसका आपने वहां पे एड्रेस दिया हुआ है। इतना हमें समझ में आया कि नेम बॉक्स क्या होता है। अब ये फॉर्मूला बार देखो, फॉर्मूला बार के अंदर हम क्या दिखाई देता है? हमें फॉर्मूला दिखाई देता है। जो भी आप फॉर्मूला टाइप करोगे वो फॉर्मूला आपको उस फॉर्मूला बार के अंदर दिखाई देगा। स्टेटस बार यहाँ भी होता है, स्क्रॉल बार भी होता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। टेक्स्ट एरिया, अब वर्ड के अंदर तो हम टेक्स्ट एरिया को डॉक्यूमेंट एरिया बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को हम शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम शीट बोलते हैं, और इस शीट के अंदर हम हमारे टेक्स्ट को लिखते हैं। इतना हमें समझ में आया, काफी बेसिक सी बातें थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो यहाँ पे। हर एक पॉइंट देखिए एक क्वेश्चन लेके आता है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं है, सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहली बात अभी हमें पता चल गई कि भाई टेबल की फॉर्म में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। किसकी फॉर्म में डेटा स्टोर होता है? टेबल की फॉर्म में। ये पूरी क्या है? एक टेबल है। और ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही है ना, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, इन सबको ग्रिड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन सबको? ग्रिड लाइंस। अगर आप चाहो तो इन लाइनों को हाइड भी कर सकते हो। इन लाइनों को हम क्या कर देंगे? हाइड भी कर सकते हैं। तो ये ग्रिड लाइंस होती है। अब टेबल की फॉर्म में डेटा हो गया। टेबल क्या होती है? टेबल भाई रो और कॉलम के समूह को कहते हैं। रो क्या होती है? जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल, जो ये सीधी लाइंस होती है, उनको रो बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस, लंबवत लाइंस होती है, उनको हम कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल शायद क्षैतिज लाइन होती है, तो उनको हम रो बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन आता है कि एक शीट के अंदर टोटल कितनी रो होती है? तो टोटल होती है 1,48,576, 1048576। टोटल रो कितनी हो गई? 1048576। इतनी हमारे पास टोटल रो हो गई। अब बात करते हैं कि जो मैक्सिमम, अधिकतम रो हाइट कितनी हो सकती है? एक रो की अधिकतम हाइट कितनी हो सकती है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी हाइट हो सकती है 409 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स क्या है? तो जो रो की हाइट होती है उसको हम पॉइंट्स के अंदर मेजर करते हैं, तो इसीलिए इसके आगे पॉइंट्स लिखा गया है। अधिकतम रो की हाइट होती है 409 पॉइंट्स होती है। और रो को हम नंबर्स के से शो करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? ये सब रो के नंबर्स है। और इस पूरी लाइन को रो हेडर बोला जाता है। ठीक है। रो हेडर के अंदर रो के नंबर आपको दिखाई देंगे। तो रो को हम किस में दिखाते हैं? नंबर्स की फॉर्म में दिखाते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कॉलम की। तो एक शीट रो और कॉलम से मिलके बनती है। अब कॉलम कितने होते हैं? 16,384। टोटल कॉलम कितने हो गए? 16,384। और कॉलम को हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ABCD। रो को हम 1 2 3 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और कॉलम को हम किससे शो करते हैं? अल्फाबेट से शो करते हैं। रो की हाइट कितनी थी? 409 पॉइंट्स। यहाँ पे एक बार देखो, ये लाइन पूरी क्या कहलाती है? कॉलम हेडर कहलाती है। वो रो हेडर है, ये कॉलम हेडर है। रो हेडर 1 2 3, कॉलम हेडर में ABC। 409 पॉइंट्स रो की हाइट हो गई। और अगर कॉलम की विड्थ, अधिकतम कॉलम विड्थ की अगर बात की जाए, तो 255 कैरेक्टर होती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी होती है? 409 पॉइंट, 255 कैरेक्टर, 1,48,576 रो, 16,384 कॉलम, नंबर्स की फॉर्म में। और कॉलम को ABCD की फॉर्म में हम शो करते हैं। अब बात करेंगे वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में। दोनों में क्या अंतर है ये देखो। अब यहाँ पे समझो कि वर्कबुक क्या है। आप एक, जो आप स्प्रेडशीट होती है हमारी, जो एक्सेल होती है, जब आप उसको ओपन करते हो तो उस एक फाइल को हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक क्या होती है? जो हम एक्सेल के अंदर फाइल बना रहे हैं, जिसके अंदर, वर्कबुक के अंदर एक से ज्यादा वर्कशीट होती है। और बाय डिफॉल्ट वर्कबुक का नाम बुक 1 होता है। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक का नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है? बुक 1। ऊपर देखिए बुक 1 दिखाई दिया है। जब तक आप इस फाइल को सेव नहीं कर दोगे, तब तक वहां पे बुक 1 लिखा दिखाई देगा। अब बात कर लें वर्कशीट की। तो वर्कशीट एक सिंगल पेज होता है, जिसमें क्या होती है? सेल होती है। अगर हम इसको इस तरह से समझें कि आपके पास कोई बुक है, मान लीजिए कंप्यूटर की बुक है, साइंस की बुक है, तो वो बुक क्या कहलाती है? वर्कबुक कहलाती है। और उस बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस है, वो हर एक सिंगल पेज क्या कहलाएगा? वर्कशीट कहलाएगा। ठीक है। जिसके अंदर क्या होंगी? सेल होती है। सेल मतलब जो रो और कॉलम से मिलके बनती है। और इन सेल के अंदर हम अपना डेटा टाइप करते हैं, एंटर करते हैं। वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहते हैं और शीट भी कहते हैं।
बाय डिफॉल्ट मतलब कि जब आप एक एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसके अंदर कितनी वर्कशीट होती है, तो उसके अंदर आपको 3 वर्कशीट ओपन होके मिलती है। उनका नाम क्या क्या होता है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। और हम इन शीट का नाम रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है शीट 1 लिखा हुआ है, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको नया नाम दे सकते हैं। प्लस आइकन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो कोई नई शीट भी ऐड इसमें हो सकती है। शीट 1, शीट 2 ये क्या है, ये शीट टैब है यहाँ पे। तो ये पूरी हमें समझ में आ गई, हमारी विंडो, एक्सेल की विंडो आपको इस टाइप की दिखाई देती है। अब चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर। अब बात करेंगे हम सेल की। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि रो और कॉलम के कटाव को क्या कहते हैं। कटाव मतलब इंटरसेक्शन, कि जहां पे एक रो और कॉलम मिलती है उसको क्या कहते हैं, उस बॉक्स को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि एक्टिव सेल क्या होती है। तो बहुत सारी सेल है हमारे पास, लेकिन आप करंटली अभी फिलहाल जिस सेल के अंदर टाइप कर रहे हो, जिस सेल को आप यूज कर रहे हो, उस सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं। ठीक है, अब इतनी सारी सेल है, उनको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे जब हमने इंटरनेट हम देख रहे थे तो वहां पे भी हम बात कर रहे थे कि हर एक वेब पेज का एक एड्रेस होता है। तो वैसे यहाँ पे देखिए कि हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। अब ये एड्रेस कैसे बनता है, तो एक सेल का एड्रेस में पहले कॉलम हेड आती है, फिर रो आती है। तो आप देखिए अगर मुझे किसी एक पहला बॉक्स है उसका एड्रेस बताना है तो मैं क्या बताऊंगी, उसका कॉलम नंबर कितना है, ए। उसका कॉलम नंबर मैंने लिखा यहाँ पे ए, और उसका रो नंबर कितना है, 1। तो A1 उस सेल का एड्रेस कितना है, A1, जो हमें नेम बॉक्स के अंदर दिखाई देगा। मुझे इस लास्ट बॉक्स का एड्रेस चाहिए, तो इसका कॉलम नंबर कितना है, इसका कॉलम नंबर है S और इसका रो नंबर है 25। तो S25। और ये सेल एड्रेस जो अभी फिलहाल एक्टिव है उसको कहाँ पे दिखाई देगा, वो हमें नेम बॉक्स के अंदर दिखाई देता है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई इक्वल S25 या इक्वल A1, कोई भी A2 ऐसा कुछ लिखा दिखाई दे और पूछे कि क्या ये एक सेल एड्रेस है, तो नहीं, क्योंकि जो इक्वल का निशान है, इक्वल का सिंबल है, वो फॉर्मूला के आगे यूज होता है, सेल एड्रेस में यूज नहीं होता। अब देखिए बात करते हैं वर्कशीट के अंतिम सेल एड्रेस की। तो एड्रेस मिलके बनता है कॉलम और रो से। तो लास्ट कॉलम नंबर कितना है, यहाँ से ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आता है। XFD अंतिम कॉलम नंबर होता है XFD, और रो होती है 1 0 4 8 5 7 6। कॉलम और रो को मिला देंगे तो क्या बन जाता है, अंतिम सेल एड्रेस बन जाएगा। इतना हमें समझ में आया। वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस हो गया XFD 1,48,576 नंबर रो हो गई। क्या क्या डिस्कस किया एक बार रिवाइज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका नाम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसकी एक्सटेंशन .xlsx है। टेबुलर फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर करते हैं। इसमें एक टाइटल बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन टैब्स, रिबन, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स जिसके अंदर हमारी सेल का एड्रेस दिखाई देगा, फॉर्मूला बार जिसमें फॉर्मूला दिखाई देगा, रो हेडर होंगे, कॉलम हेडर्स होता है। उसके अलावा सेल होती है बहुत सारी, फिर एक एक्टिव सेल भी होती है। रो को हम 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को हम ABC अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। शीट टैब हो गया, प्लस आइकन है, एक्स्ट्रा शीट ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 होती है। एक स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार के अंदर जूम स्लाइडर भी आपको दिखाई देगा। इतना हमें समझ में आया। फिर हमने देखा कि भाई डेटा जो है टेबल की फॉर्म में होता है, रो और कॉलम को मिला के टेबल बनती है। टोटल रो 1,48,576 होती है, जिसकी रो हाइट अधिकतम कितनी हो सकती है, 409 पॉइंट्स नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं।
कॉलम टोटल होते हैं 16,384, अल्फाबेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम जो इसकी विड्थ है वो 255 कैरेक्टर होती है। वर्कबुक एक स्प्रेडशीट फाइल होती है, इसमें एक से ज्यादा वर्कशीट होती है। बाय डिफॉल्ट इसका नाम बुक 1 होता है। वर्कशीट एक सिंगल पेज होती है जिसके अंदर सेल होती है, इसको हम वर्कशीट को स्प्रेडशीट और शीट भी कह देते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट ओपन होती है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3, जिनको हम रीनेम कर सकते हैं। रो और कॉलम के कटाव को सेल कहते हैं। एक्टिव सेल जिसमें हम करंटली यूज कर रहे हैं उस सेल को कहते हैं। हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, पहले कॉलम और फिर रो आता है एड्रेस में। XFD 1,48,576 अंतिम सेल का एड्रेस, अंतिम कॉलम XFD, अंतिम रो 1048,576। तो इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, काफी अच्छे से मैंने बताया है। चलिए अब आगे चलते हैं, इन टैब्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है होम टैब। अब होम टैब में कौन कौन से ग्रुप होते हैं ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। होम टैब के अंदर ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, एडिंस। इसके अंदर हम केवल उन्हीं ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे जो वर्ड से अलग है, ठीक है। जो वर्ड में थे वो सेम थे, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलाइनमेंट ग्रुप की। तो यहाँ पे देखिए जो अलाइनमेंट ग्रुप है उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है एक ओरिएंटेशन। क्या दिखाई दे रहा है? ओरिएंटेशन ऑप्शन। अब ओरिएंटेशन क्वेश्चन आता है कि एक्सेल के अंदर कितने प्रकार की ओरिएंटेशन होती है? तो 2 प्रकार से हो सकती है, डायगनली और वर्टिकली। हम एक टेक्स्ट को 2 प्रकार से कर सकते हैं, डायगनली और वर्टिकली। वहां पे क्या थी? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी थी वहां पे। अब यहाँ पे देखो डायगनली और वर्टिकली में आपको कितने ऑप्शंस मिलेंगे? एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की जो सुई है उसके उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट क्या होता है कि कई बार मान लीजिए मैं अपने बॉक्स के अंदर जो मुझे सेल मिली है मैंने उसमें डेटा टाइप किया और वो डेटा उस सेल के अंदर नहीं आया, दूसरी सेल के अंदर चला गया, तो मैं क्या करूंगी? उस टेक्स्ट को रैप कर दूंगी जिससे कि वो रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ही दूसरी लाइन के अंदर उस डेटा को फिल कर देगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल नीचे आ गया। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज का मतलब क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पे 2 सेल है, इन 2 सेल को मिला के मुझे एक सेल बनानी है, तो मैं क्या करूंगी? इनको मर्ज कर दूंगी। सेंटर का मतलब क्या हुआ? वो डेटा जो अगर इसमें है, जो लेफ्ट वाला डेटा है ना, लेफ्ट सेल का डेटा केवल वही दिखाई देगा, राइट वाला डिलीट हो जाएगा। अनमर्ज का मतलब क्या होता है कि वापिस से जो मैंने अभी सेल को जोड़ा है वो फिर से अलग अलग हो जाए, वो क्या होती है? अनमर्ज। स्टाइल ग्रुप, स्टाइल ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आपको सेल मिली है ना वो सिंपल व्हाइट कलर है, अब उसके अंदर आपको कुछ अलग चेंजेस करने हैं, भाई हाईलाइट करना है कि दूर से ही पता चल जाए कि हाँ भाई इस सेल के अंदर इस टाइप का डेटा है, उसमें अलग से कलर लगा दो, उसमें कोई अलग आइकन जोड़ दो। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस का निशान, राइट का निशान, कलर दिखाई दे रहा है, बार दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप से हम पैटर्न्स उसमें ऐड कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सेल ग्रुप, इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। इंसर्ट के अंदर आप अपनी शीट के अंदर कोई एक सेल ऐड करना चाहते हो, रो को इंसर्ट करना चाहते हो, कॉलम, वर्कशीट। देखिए क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये 4 ऑप्शन में से 3 दे देगा और पूछेगा कि इनमें से आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से पूछ लिया जाता है। डिलीट क्या क्या कर सकते हो? सेल, रो, कॉलम, वर्कशीट, कोई एक होगा जो नहीं कर सकते। फॉर्मेट क्या होता है कि आप रो हाइट को चेंज करना चाहते हो, मैक्सिमम 409 है, कॉलम विड्थ को चेंज करना चाहते हो, मैक्सिमम 255 है, शीट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप अपनी शीट पे कोई पासवर्ड भी लगा सकते हो। यहाँ पर विजिबिलिटी मतलब यहाँ पे कुछ कॉलम्स को अगर आपको हाइड करना है तो वो भी कर सकते हो, रो को हाइड करना है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ मतलब कि 255 तो मैक्सिमम है,
लेकिन जो स्टैंडर्ड आती है, जो जनरली आती है, वो कितनी होती है? 8.09। एडिटिंग ग्रुप, अभी एडिटिंग ग्रुप के अंदर यहाँ पे एक आपको सिग्मा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिग्मा ये क्या होता है? सम। ऑटोमेटिकली आपके डेटा को जो आपने सिलेक्ट किया है उसको ये सम कर देगा, जोड़ देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीरीज, या फिर जो सिग्मा के नीचे एरो दिखाई दे रहा है ना, वो सीरीज है या फिल। ये क्या करेगा? जैसे हम 1 2 3 हम चाहते हैं कि 1 2 3 के बाद सिंपल 100 तक फिल कर दे, तो हम क्या कर सकते हैं? इस सीरीज को फिल करवा सकते हैं। क्लियर, क्लियर क्या करेगा कि आपको मान लीजिए कोई सेल का डेटा डिलीट करना है, या फिर सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग को डिलीट करना है। फॉर्मेटिंग मतलब जो आपने उसके अंदर डेकोरेशन अप्लाई करी है ना, वो डिलीट करनी है, या आप कोई कमेंट डिलीट करना चाहते हो, या कंटेंट मतलब डेटा डिलीट करना चाहते हो, या हाइपरलिंक को डिलीट करना चाहते हो, तो वो सब इस क्लियर ऑप्शन, जो कि ये इरेजर का सिंबल है, इससे हम डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने एक एक्सेल शीट ओपन करी जिसमें मैंने एक टेबल बना रखी है। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करते हैं। ये सारे ऑप्शन है आपको कि आप इनमें से क्या अप्लाई करना चाहते हो। मैंने डेटा बार से या फिर कलर स्केल से हम यहाँ पे कुछ चूज करते हैं। कलर स्केल से मैंने चूज किया, देखो सेल का कलर चेंज हो गया। या फिर कोई आइकन, जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का सर्कल बनाया हुआ है, इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। इतना हमें समझ में आया कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, क्या करती है। अब आप देखिए, अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे इंसर्ट सेल मैंने क्लिक किया, इंसर्ट सेल पे क्लिक किया। आपको ये 4 ऑप्शन मिले कि आप राइट में इंसर्ट करना चाहते हो, या नीचे, या फिर रो को इंसर्ट करना चाहते हो, या पूरे कॉलम को। तो ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। डिलीट में भी हमें इस टाइप से ऑप्शंस दिखाई देते हैं कि आप क्या डिलीट करना चाहते हो, और लास्ट आपको दिखाई दिया होगा डिलीट शीट का। उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पे हम बात करेंगे अभी अलाइनमेंट की। तो यहाँ देखो, मैंने नेम बॉक्स पे क्लिक किया, ADF, इस पे मैंने इसको थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर दिया। अब ये अलाइनमेंट देखिए, टॉप अलाइन, टॉप में चला गया मेरा डेटा। मिड अलाइन है ये, फिर आएगा बॉटम अलाइन, बॉटम अलाइन पे नीचे आ गया। उसके बाद लेफ्ट अलाइन, पहले से ही लेफ्ट में है। सेंटर अलाइन, उसके बाद है राइट अलाइन। तो ये 6 टाइप की यहाँ पे अलाइनमेंट हो गई। फिर हमारा क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज, इंडेंट, इंडेंट और क्या करेगा? ये आपका जो आपका बॉर्डर है ना, उससे साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्पेस इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं हम ओरिएंटेशन की। तो मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज कर दी मैंने, आपको जो अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद रैप टेक्स्ट, अब यहाँ पे रैप टेक्स्ट को देखो यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर दिया जो मेरे सेल बॉक्स से आगे चला गया। फिर मैंने इस सेल पे क्लिक किया वापस से, और फिर मैं रैप टेक्स्ट कर दूंगी। रैप टेक्स्ट क्लिक किया तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन के अंदर ऐड हो जाएगा। ये हो गया रैप टेक्स्ट। फिर आता है मर्ज एंड सेंटर। तो मैंने यहाँ पे 2 सेल को सिलेक्ट कर लिया और फिर क्या कर दिया, इनको मर्ज। तो यहाँ पे मेरी सेल क्या हो गई? मर्ज। वापिस से क्लिक करेंगे तो वो फिर से अनमर्ज हो जाती है। तो इतना हमें समझ में आया, ये क्या है? मर्ज और अनमर्ज सेल। उसके बाद ये हमारा क्या है? फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में आप जो वर्ड के अंदर सेम ऑप्शंस वो यहीं पर है। बाय डिफॉल्ट इसका साइज देखिए 11 होता है। कलर चेंज करना चाहो तो फॉन्ट कलर से कलर चेंज कर सकते हो। मिनिमम 8 है, मैक्सिमम 72 होता है। अब इतना हम कर लेते हैं। अब इसका सम, एडिटिंग ग्रुप के अंदर मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया यहाँ पे, तो ऑटो सम जैसे ही किया मेरा 398 यहाँ पे सम आ गया। ये हो गया सम, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेल शीट के अंदर जो होम टैब है उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। हम यहाँ पे सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप 1 2 3 यहाँ पे सिंपल लिखो और एडिटिंग ग्रुप के अंदर जाके वहां पे जो फिल का ऑप्शन है वहां पे इनको सिलेक्ट करोगे तो सीरीज भी आगे जाके फिल हो जाएगी। अब चलिए आगे बात करेंगे हम ऐड इन ग्रुप पे। तो ऐड इन ग्रुप देखिए, ये वर्ड के अंदर भी था और यहाँ पे भी है। ऐड इन ग्रुप क्या करता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ नया ऐड करना चाहते हो, कोई नया प्रोग्राम ऐड करना चाहते हो, तो वो होता है ऐड इन ग्रुप।
आपने जब इंस्टॉल किया तब आपको वो प्रोग्राम नहीं मिला, आपने उसको अलग से इंस्टॉल किया है उसके अंदर, तो वो होते हैं ऐड इन ग्रुप। जैसे कि यूट्यूब से आप वीडियो डाउनलोड करने के लिए यूट्यूब डाउनलोडर को यूज करते हो, वो क्या हो गया, ऐड इन हो गया। इंसर्ट टैब की बात कर लेते हैं। इंसर्ट ग्रुप के अंदर टेबल, इल्यूस्ट्रेशन, चार्ट, टूर, स्पार्क लाइन, फिल्टर, लिंक, टेक्स्ट और सिंबल, ये सब ग्रुप्स होते हैं। टेबल ग्रुप के अंदर दो टेबल होती है, पाइवट टेबल और टेबल। जो टेबल है वो जनरल, जो हम टेबल अभी हमने बनाई, रो और कॉलम के डेटा को रखती है। अभी पाइवट टेबल क्या होती है, तो देखिए पाइवट टेबल हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक सबसे पावरफुल टूल है, जिसके अंदर हम हमारे डेटा को जल्दी से समराइज कर सकते हैं, फिर उसका एनालिसिस कर सकते हैं और उसको बाद में फिल्टर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको डेटा को समराइज करना है, एनालाइज करना है, फिल्टर करना है, तो टेबल से ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है पाइवट टेबल का। और पाइवट टेबल का ही बनता है एक पाइवट चार्ट। बाकी जो सिंपल चार्ट है वो हमारी टेबल के बन जाते हैं। इतना हमें समझ में आया कि पाइवट टेबल और टेबल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब चलिए बात करेंगे हम इल्यूस्ट्रेशन की। इल्यूस्ट्रेशन में आप पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हो। अब चार्ट की बात कर लेते हैं। तो पाइवट चार्ट और जो पाइवट टेबल का बनता है, उसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 4 चार्ट के नाम दिखाई देते हैं और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक चार्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे देखिए 16 चार्ट के नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ एक बार इन पे नजर मार लीजिएगा। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, हिस्टोग्राम, सरफेस, स्टोक, रेडार, रेनबो, वाटरफॉल, सनबर्स्ट, ट्री मैप, बॉक्स एंड विस्कर चार्ट। सिर्फ आपको एक बार नाम पता होने चाहिए, जिससे कि आप ये देख सको कि इनमें से कौन सा चार्ट नहीं बनता, ऑप्शन में आए तो आप उसको टिक कर दो। स्पार्क लाइंस, स्पार्क लाइंस ये छोटे चार्ट होते हैं जो केवल एक सेल में बनते हैं। क्या, कहाँ बनते हैं, एक सेल के अंदर ही ये बनते हैं। ये 3 टाइप के चार्ट होते हैं। जैसे 75 अगर मैं लिखूं तो सिर्फ एक सेल के अंदर उसको ये दर्शाएगा 75 को। ये भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, लाइन स्पार्क लाइन चार्ट, कॉलम कॉलम स्पार्क लाइन, और थर्ड है विन और लॉस स्पार्क लाइन। ये 3 नाम है चार्ट के। फिर आता है फिल्टर ग्रुप। तो फिल्टर ग्रुप यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक मिलेगा स्लाइसर और दूसरा मिलेगा टाइमर। शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट का मतलब आप डेटा को बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में लिख रहे हो, और फिल्टर का मतलब कि हम डेटा को फिल्टर कर रहे हैं। मतलब कि मान लीजिए मैंने डेटा को फिल्टर करना है, 90 से जो ज्यादा नंबर है वो एक साइड हो जाए, कम है वो एक साइड हो जाए, तो मैंने यहाँ पे डेटा को क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। तो डेटा को अगर फिल्टर करना है तो स्लाइसर ऑप्शन यूज होगा, और अगर आप डेट को यूज करके फिल्टर करना चाहते हो तो टाइमर ऑप्शन यूज होगा। ठीक है, ये 2 ऑप्शन समझ गए, स्लाइसर और टाइमर। टाइमर यूज होगा डेट को फिल्टर करने के लिए। पेज लेआउट टैब, ये पूरा सेम वर्ड वाला ही है। पेज लेआउट जो वर्ड के अंदर हमने डिस्कस किया था, थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, उसके बाद यहाँ पे ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स है। ग्रिड लाइन हमने अभी डिस्कस करी। हेडिंग का मतलब क्या हो गया, जो कॉलम हेडर था ए बी सी, रो हेडर है 1 2 3, अगर आप उनको हाइड करना चाहते हो तो वो भी हाइड हो जाएंगी। यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट हो जाएंगे, अगर आप प्रिंट पे टिक कर दोगे तो। अरेंज, आप जैसे ही कोई चार्ट यहाँ पे लगाओगे, पिक्चर लगाओगे, जब उस पर क्लिक करोगे तो आप इन चीजों को अरेंज भी कर सकते हो। फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए अब फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सबसे पहली बात ये समझिएगा कि फॉर्मूला हमेशा इक्वल, बराबर के निशान से शुरू होता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दिया है, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाती हूँ। 398 मैंने डिलीट कर दिया, अब मुझे सम करना है इनका, तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल का सिंबल, सम, पैरेंथेसिस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे पहले, फिर किन का सम करना है उसका एड्रेस चूज करिए। यहाँ पे 78 से शुरू करके मुझे 99 सबका करना है, एक ही सीरीज में है ना, तो बस एक बार पहली का लिख दीजिए और लास्ट का एड्रेस लिख दीजिए। D2, 78 का एड्रेस क्या है, D2। अब यहाँ पे देखिए मैं D2 से लेके 99 सबको ऐड करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे कोलन लगेगा। क्या लगेगा, कोलन, ऊपर बिंदी नीचे बिंदी, क्या बोलते हैं उसको, कोलन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोलन लगाया। फिर
लास्ट एड्रेस कौन सा ऐड करना चाहते हो आप? 99। 99 का एड्रेस क्या है? D6। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया D6। जब हम कोलन यूज करते हैं तो मतलब कि इसके बीच में जितनी भी वैल्यू आई उन सबको ऐड कर देगा, 398। ठीक है। अगर आपको कोलन यूज नहीं करना तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, सम ब्रैकेट, यहाँ पे सिंपल नंबर लिख दिए मैंने 1,5,7, तो इन 3 नंबर को ऐड कर देगा। अगर आप कोमा लगा के भी लिखना चाहो तो आपको सारे एड्रेस देने पड़ेंगे। अगर आप कोलन लगाते हो तो पहला और लास्ट से काम चल जाता है। अब ये जो ऑटो सम है ना, ऑटो सम, यहाँ पे देखो फॉर्मूला के अंदर ऊपर ऑटो सम का ऑप्शन है। जब उस एरो पे मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे और भी 3-4 फॉर्मूला दिखाई देते हैं। अब इन सब के बारे में जान लेते हैं कि ये सब फॉर्मूला क्या क्या होते हैं। तो सम हमने अभी देख लिया जो आपको जोड़ देगा। एवरेज, एवरेज क्या करेगा? आपको औसत निकाल के देगा। औसत, मान लीजिए अगर आपको 5 नंबर की औसत निकालनी है तो क्या करोगे आप? उन 5 नंबर को जोड़ोगे और उसको 5 से डिवाइड कर दोगे, क्या निकल गई? औसत। काउंट नंबर्स, आपने जितने भी डेटा को सिलेक्ट किया है ये उनको काउंट करके बताएगा टोटल कितने हैं। जितने भी डेटा को सिलेक्ट किया है उनमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दो फंक्शंस यूज होते हैं, मैक्स और मिन। अब बात कर लेते हैं लॉजिकल फंक्शन की। तो लॉजिकल का क्या अर्थ होता है? तार्किक। लॉजिकल का क्या अर्थ होता है? तार्किक। मतलब कि अगर आपको अपने शीट के अंदर तर्क यूज करना है, कंडीशंस यूज करनी है, तो आप लॉजिकल फंक्शंस को यूज करिएगा। लॉजिकल फंक्शंस नंबर्स पे काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इन सारे फंक्शन को एक बार ध्यान से समझिएगा अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो सबसे पहले देखिए एंड फंक्शन। क्या नाम है? एंड फंक्शन। जो इसके अंदर आपको ये दो लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 दिखाई दे रहे हैं, ये है आर्ग्यूमेंट्स, या फिर मैं कहूं इनको कंडीशंस। ये क्या होती है? आर्ग्यूमेंट्स होती है। और इन आर्ग्यूमेंट्स में हम कंडीशन देते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट, ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है, सही है, तभी आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ लिखूं कि एंड पैरेंथेसिस D2 जो कि मेरी सेल का एड्रेस है इज ग्रेटर देन 5, कोमा, दूसरी आर्ग्यूमेंट, दूसरी कंडीशन D4 इज ग्रेटर देन 89, ब्रैकेट बंद। अब अगर ये दोनों ही बात सही है तभी आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? ट्रू। देखिए जो लॉजिकल फंक्शन होता है वो केवल आपको दो ही आंसर देगा, या तो वो ट्रू लिख के देगा या फिर वो आपको फॉल्स लिख के दिखाई देगा। तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो मुझे क्या दिखाई देगा? अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, सही है, तो मुझे ट्रू लिखा मिलेगा। और अगर इनमें से कोई एक बात भी गलत है तो मुझे रिजल्ट में फॉल्स दिखाई देगा। इतना हमें समझ में आया एंड फंक्शन क्या होता है। देखिए मैं इसको एक्सेल शीट के अंदर अभी हम रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इक्वल का निशान लगाया, एंड लिखा, ब्रैकेट शुरू करी, किसको? वही पीछे वाला एग्जांपल लिखते हैं, D2 इज ग्रेटर देन 5, कोमा D6 इज ग्रेटर देन, कितना लिखा था हमने? 89, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे देखो एंटर दबाया, ट्रू आ गया। ट्रू कैसे आ गया? ऊपर आपको फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं D6 में लेस देन लिख दूं कि D6 की वैल्यू वैसे 99 है, अब एंटर किया, फॉल्स आ गया। मतलब कि एक कंडीशन अगर गलत हो गई तो आपको आंसर में फॉल्स मिलेगा। इसी तरह बाकी फंक्शंस काम करते हैं, आप समझिए सबके बारे में। और फंक्शन, और फंक्शन में दो कंडीशन पास करी, उन दोनों में से कोई एक भी अगर सही है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। मतलब कि कोई या तो कोई एक सही है या दोनों सही है तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर दोनों ही गलत है, 0-0 का मतलब क्या हुआ? दोनों ही फॉल्स है, केवल तभी आपको रिजल्ट में फॉल्स मिलेगा, वरना वो ट्रू ही देता है। ठीक है। एंड क्या करता है? जब दोनों कंडीशन सही है तब ट्रू देता है। नोट, अब नोट क्या करेगा कि जैसे मैं इसके अंदर एक कंडीशन देती हूं, इक्वल नोट ब्रैकेट D2 इज ग्रेटर देन 5। हमने पीछे देखा कि D2 की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। अगर ये कंडीशन सही है, ट्रू है, तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, क्योंकि नोट ऑपरेटर, नोट फंक्शन कंडीशन को बदल देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है।
ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक्सोर। अब ये एक्सोर क्या करेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि एक्सोर का मतलब है दो कंडीशन हमने पास करी, अगर वो दोनों कंडीशन अलग अलग है, मतलब कि उनमें से कोई एक ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, या तो पहली वाली ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो, या पहली वाली फॉल्स हो और दूसरी ट्रू हो, तभी केवल ट्रू मिलेगा। उसके अलावा अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर दोनों कंडीशन सही है ट्रू है तो भी रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो एक्सोर क्या करेगा, अगर दोनों ही कंडीशन का आंसर अलग अलग है तभी हमें रिजल्ट में ट्रू देता है। इन सब के अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट पास करी, इससे ज्यादा भी पास कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रू फंक्शन और फॉल्स फंक्शन। एग्जाम में देखिए पीछे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इन ऑप्शंस में से, निम्न में से कौन सा नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन है। नो आर्ग्यूमेंट का मतलब कौन से फंक्शन में कंडीशंस नहीं जाती। तो देखिए ट्रू और फॉल्स केवल यही दो फंक्शन है जिसके अंदर कंडीशन नहीं जा रही, आर्ग्यूमेंट नहीं जा रहे। बाकी ऊपर आपने देखा एंड और नोट के अंदर हमने कंडीशन पास करी, एक्सोर में भी गई है, इफ में भी गई है। अब ये ट्रू और फॉल्स क्या होता है, देखो सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल ट्रू फंक्शन एंटर, तो आपको ट्रू दिखाई देगा लिखा हुआ। इक्वल फॉल्स फंक्शन, ब्रैकेट का मतलब क्या है फंक्शन, फॉल्स लिखा दिखाई देगा। तो ट्रू और फॉल्स ये सिंपल काम करते हैं। इफ कंडीशन को ध्यान से समझो कि इफ के अंदर तीन आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। कितने आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, तीन। इफ मैंने एक दी इसके अंदर कंडीशन, क्या कंडीशन दी मैंने, d2 इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन दी। अगर ये कंडीशन सही है तो पहली वैल्यू प्रिंट हो, और अगर ये कंडीशन गलत है तो दूसरी वैल्यू प्रिंट हो। तो अब वैल्यू दे दो, कोमा 70, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ 70, कुछ भी दे सकते हो आप, टेक्स्ट भी दे सकते हो, टेक्स्ट को डबल कोट्स में देना, कोमा 90। अब इस कंडीशन को हम अगर रन करें एक्सेल के अंदर तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे इक्वल का निशान जरूर लगाना फॉर्मूले के आगे, इक्वल इफ ब्रैकेट शुरू d2 इज d6 पे अप्लाई कर लो, d6 इज ग्रेटर देन 90 कोमा 70 कोमा दूसरी हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 505। तो अगर d6 की वैल्यू पर 99 है मतलब कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट में क्या आएगा, एंटर प्रेस करते ही मुझे 70 मिलेगा, 70 मिल गया। अब मैं चेंज करूं फॉर्मूला बार में, तो मैंने ग्रेटर को लेस कर दिया, अब एंटर करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो यहाँ पे एंटर करो, देखो 5 आ गया। इस तरह से इफ कंडीशन भी काम करती है। तो ये क्या थे हमारे लॉजिकल फंक्शन। अब अगर बात की जाए टेक्स्ट फंक्शन की, तो यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो लॉजिकल फंक्शन है वो नंबर्स पे काम करते हैं और टेक्स्ट फंक्शन टेक्स्ट पे काम करते हैं। उस टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जहां पे भी स्ट्रिंग लिखूंगी ना, उसका मतलब क्या है, टेक्स्ट। स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, टेक्स्ट, कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, वो हो गए। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहला फंक्शन आता है क्लीन फंक्शन। क्लीन फंक्शन क्या करता है, टेक्स्ट स्ट्रिंग से सभी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को हटाता है। ये वाला जो फंक्शन है एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है कि टेक्स्ट स्ट्रिंग से नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को कौन सा फंक्शन हटाता है। तो ऑप्शन है हमारे क्लीन फंक्शन। क्लीन फंक्शन क्या करेगा, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर मतलब जो प्रिंट नहीं हो सकते। कनकैटिनेट, कनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, इनको क्या कर देगा, आपस में जोड़ देगा। आप यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नाम याद रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में फंक्शन के नाम ही आते हैं। फाइंड फंक्शन, इनके अंदर ये आर्ग्यूमेंट पास हुई है, ठीक है। फाइंड फंक्शन क्या करेगा, आपको किसी एक स्ट्रिंग में से कोई भी कैरेक्टर ढूंढना है, सर्च करना है, फाइंड करना है, तो हम फाइंड फंक्शन को यूज करते हैं। इतना हमें समझ में आया। जैसे यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट, कौन सा अक्षर ढूंढना है, विद इन स्ट्रिंग किस स्ट्रिंग में से ढूंढना है, और स्टार्ट पोजीशन शुरू कहां से करना है। तो ये तीन फंक्शन थे, क्लीन फंक्शन, कनकैटिनेट और फाइंड फंक्शन। इतना, अब इन तीनों को हम एक बार देख लेते हैं कनकैटिनेट फंक्शन को एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल कनकैटिनेट
ब्रैकेट शुरू, मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी हेलो और कोमा, दूसरी स्ट्रिंग लिख दी हाउ आर यू। कितनी भी स्ट्रिंग लिख सकते हो आप यहाँ पे कोमा लगा के, ठीक है, हाउ आर यू। अब यहाँ पे देखिए जैसे ब्रैकेट बंद करोगे तो एरर आएगा, एरर आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि जो टेक्स्ट होता है उसको हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, ऊपर जो 2 कोमा लगाते हैं उसमें लिखा जाता है। तो मैंने उसमें यहाँ पे लिख दिया, नंबर्स को नहीं लिखते हम, टेक्स्ट को लिखते हैं, कैरेक्टर्स को, ठीक है, ऊपर नंबर कोट्स लगा दिए। अब एंटर करिए यहाँ पे, तो देखिए आ गई हेलो हाउ आर यू। हेलो और हाउ के बीच में मुझे थोड़ा जगह चाहिए, कोमा लगा दीजिए, हेलो के आगे कोमा लग गया, एंटर कर दीजिए, अब कोमा लग के आ गया। तो इस तरह से आप जो टेक्स्ट के फंक्शंस है, क्लीन फंक्शंस, उन सबको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने रैप टेक्स्ट कर दिया यहाँ पे, या फिर आप कॉलम को सिंपल माउस कर्सर से भी इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे, फाइंड क्या करेगा, किसी कैरेक्टर को ढूंढने के लिए यूज होता है। रिप्लेस क्या करता है, किसी भी एक कैरेक्टर या टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस, चेंज कर देगा। लेन फंक्शन, LEN, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। LEN ये आपकी स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा, मतलब कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर है। देखो हेलो, इसके अंदर 5 कैरेक्टर लिखे हुए हैं मैंने, मुझे जानना है। लेंथ फंक्शन मैंने लगा दिया, डबल कोट्स में भी लिख दिया। अब आगे इक्वल का सिंबल भी लगा देना, ठीक है। अब एंटर करेंगे तो मुझे आउटपुट में मिलेगा 5। कितना मिलना चाहिए मुझे? आउटपुट में 5 मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इज इक्वल LEN, LEN का मतलब है ये लेंथ बता रहा है, 1 2 3 4 5, हेलो डबल कोट्स बंद, आ गया यहाँ पे 5। तो इस टाइप से आप किसी की भी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद आता है लोअर फंक्शन। ये लोअर क्या करेगा, आपकी जो स्ट्रिंग है उन सभी को, जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है हेलो, इस सब को किस में बदल देगा, ये स्मॉल में बदल देगा। अपर क्या करेगा, स्मॉल में लिखा हुआ है तो उन सभी कैरेक्टर्स को अपर केस में, कैपिटल में बदल देगा। प्रॉपर, प्रॉपर फंक्शन क्या करेगा, इस एग्जांपल को देखिए, जैसे MS का M बड़ा कर दिया, एक्सेल का E कैपिटल कर दिया, ट्यूटोरियल का T कैपिटल कर दिया, मतलब कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है। लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, ये भी हमें फाइंड की तरह ही काम करता है, लेकिन ये लेफ्ट साइड से ढूंढना स्टार्ट करेगा, और राइट क्या करता है, राइट साइड से ढूंढना स्टार्ट करता है, सर्च करता है। मिड फंक्शन, ये हमें उस स्ट्रिंग की मिडल पोजीशन को देगा। REPT, रिपीट फंक्शन, जैसे यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास हुई है, टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया H, डबल कोट्स में लिखना, नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे 5, H को 5 बार लिख के देगा। फिक्स्ड, फिक्स क्या कर देगा, राउंड ऑफ, जैसे कई बार आपने किया हो, जैसे मैंने 12.53 ऐसा लिख दिया, मुझे राउंड ऑफ करना है तो 12.0, जैसे कि हमने ये नहीं कह देते 99.99 को राउंड ऑफ करके 100 कर दिया, तो ये राउंड ऑफ कर देता है। मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सबसे पहला आता है प्रोडक्ट, जैसे सम सबको ऐड करता है वैसे ही प्रोडक्ट सबकी मल्टीप्लाई करता है। सेकंड क्या है, मोड, ये जो अंदर नंबर है ना, ये इनके आर्ग्यूमेंट है। मॉड्यूलस हमेशा क्या देगा, मोड का मतलब होता है मॉड्यूलस, और ये आपको शेष फल देता है। क्या देता है, ये आपको शेष फल देगा, रिमाइंडर देता है। फैक्ट फंक्शन, एग्जाम में सिर्फ इस टाइप से पूछा जाता है, कौन सा फंक्शन रिमाइंडर देता है, कौन सा फंक्शन शेष फल देता है, तो मोड फंक्शन आपको शेष फल देता है। फैक्ट फंक्शन आपको फैक्टोरियल निकाल के देगा। फिर ये ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, साइन, कोस, टेन। उसके बाद आता है ABS, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शंस यहाँ पे होते हैं, मैंने कुछ ही लिखे हैं। ABS ये इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट, इसका पूरा नाम है एब्सोल्यूट, और ये क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट मतलब की वैल्यू, मतलब आप -5 लिखो तो आपको +5 मिलेगा, अगर आप +5 लिखोगे तो भी आपको +5 मिलेगा। तो एब्सोल्यूट क्या करता है, केवल पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। फिर लॉग के सारे फंक्शंस इसमें होते हैं, लॉग, एलसीएम है, इवन फंक्शन, ओड फंक्शन, पावर, जैसे 2 की पावर 5, ये अगर आपको पावर निकालनी है तो ये हमें पावर फंक्शन यूज करते हैं। रोमन, रोमन क्या करेगा, आपके नंबर्स को रोमन में कन्वर्ट कर देता है, जैसे रोमन में आप लिखते हो ना 1 2 2 ऐसे। राउंड, जैसे फिक्स फंक्शन यूज हुआ था वैसे ही राउंड फंक्शन यूज होता है। SQRT, स्क्वायर रूट कर देगा,
जैसे स्क्वायर रूट 4 का 2 आता है, सम, सील फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पाई फंक्शन, और भी बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिखे हैं। अब ये फ्लोर फंक्शन और सील फंक्शन क्या काम करता है एक बार वैसे ही समझ लीजिए। जैसे 3.15 है, अब यहाँ पे दो वैल्यू बनती है 3.15 की, या तो 3 बनती है या फिर 4 बनती है। तो जो फ्लोर फंक्शन है वो 3 को चूज करेगा और सील फंक्शन जो है वो 4 को चूज करेगा, ठीक है। वैसे एग्जाम में आने के चांसेस कम है, फिर भी एक बार जनरल नॉलेज के लिए देख लीजिए कि 3.15 में से जो फ्लोर फंक्शन है वो 3 को चूज करता है और सील फंक्शन 4 को चूज करके देगा आउटपुट में। उसके बाद बात कर लेते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन की। तो यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम फंक्शन में कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं। सबसे पहला है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन में 3 आर्गुमेंट पास हुई है, ईयर, मंथ और डे। आपने जो ईयर मंथ डे दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको डेट दिखाई जाएगी। डे फंक्शन आपको क्या करेगा, 1 से लेके 31 तक में जो आपने डे मेंशन किया है वो वैल्यू यहाँ पे देगा। मंथ फंक्शन 1 से लेके 12 तक में आपने जो भी मंथ यूज किया है उसकी वैल्यू दे देगा। टाइम फंक्शन के अंदर आवर, मिनट, सेकंड हमने दिया है उसके अकॉर्डिंग टाइम शो करेगा। नाउ फंक्शन आज की जो करंट डेट और टाइम है वो दिखाता है। आवर फंक्शन ऊपर वाले में जो आपने आवर दिया है वो उसकी वैल्यू देगा। मिनट फंक्शन मिनट की वैल्यू दिखाएगा। सेकंड फंक्शन सेकंड की वैल्यू दिखाता है। फिर आता है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन केवल करंट डेट देता है। नाउ फंक्शन करंट डेट एंड टाइम दोनों देता है, ठीक है। मंथ नेम भी होता है। मंथ नेम जैसे कि आपने जनवरी, फरवरी इस टाइप में शो करेगा। डे नेम संडे, मंडे ऐसे दिखाएगा। और सिर्फ डे फंक्शन आपको नंबर देगा। यहाँ पे फिर डेटा टैब आता है, ये सेम हमारे वर्ड के अंदर है वैसे ही है सेम डेटा टैब। यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है देखिए। यहाँ पे डेटा टैब के अंदर है, ये हमारे ग्रुप्स दिखाई गए हैं, शॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स। उसके बाद है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग है, एक्सेसिबिलिटी है। उसके बाद कमेंट्स है, प्रोटेक्ट है, इंक है। व्यू टैब, व्यू टैब को थोड़ा ध्यान से देखिए। व्यू 4 व्यू है यहाँ पर, नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट और कस्टम व्यू। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नॉर्मल व्यू होता है, लेकिन वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा था, प्रिंट लेआउट व्यू था। और वहां पे 5 व्यू की बात हुई थी। बाय डिफॉल्ट कौन सा था, प्रिंट लेआउट, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू है, ठीक है। उसके बाद अगर जूम की बात की जाए, यहाँ पे जूम जो कि स्टेटस बार के राइट कॉर्नर में आता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जूम ऑप्शन स्टेटस बार पे कहाँ आता है। तो मिनिमम जूम की वैल्यू 10% होती है। बाय डिफॉल्ट आपको 100% दिखाई देती है और मैक्सिमम 400% होती है। लेकिन यही चीज अगर वर्ड में बात की जाए तो वर्ड में मिनिमम 10% है, बाय डिफॉल्ट 100% है, लेकिन मैक्सिमम 500% होती है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास एक्सेल के बारे में। कल हम डिस्कस करेंगे एक्सेल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं उनको। तो आज के लिए इतना ही है। क्लास अच्छी लगे तो